शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में आज दो प्रमुख एडिटोरियल के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो पहला एडिटोरियल है वो हमारा सोशल जस्टिस, जिसको हिंदी में सामाजिक न्याय बोलते हैं, इसके साथ ही साथ में सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड है कि कैसे करके हम बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ में उनको थोड़ा सा जागरूक बना सकते हैं। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सोशल जस्टिस की यदि हम बात करें, जिसको हम हिंदी में सामाजिक न्याय बोलते हैं, तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्य समान हैं, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होना चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएं। मतलब हर कोई ठीक ठाक लाइफ जी सके, उसके पास इतने संसाधन अवेलेबल होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम सरकार करती है। इसलिए आप देखेंगे सरकार जब कोई स्कीम लागू करती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, तो वो सबके लिए लागू कर देती है। उसमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ। तो एडिटोरियल में आज के समय में ज़रूरत है कि हम बच्चों को सोशल जस्टिस, साथ ही साथ में सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये आज के टाइम की डिमांड रही है। जब हम कहते हैं कि एजुकेशन हमारा अधिकार है, संविधान कहता है कि शिक्षा हमारा अधिकार है और इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। अधिकार है तो ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि सेक्सुअल एजुकेशन भी इसका एक पार्ट होना चाहिए, जो कि इसके बदले में ट्रांसफॉर्म करेगी जेंडर रिलेशनशिप्स को सोसाइटी में। बाद में ये चीज़ जेंडर रिलेशनशिप्स में अपने आप को कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगी, समाज में लैंगिक संबंधों को बदलने का ये काम करेगी। वहीं यदि हम बात करें यौन शिक्षा के अंतर्गत, जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में हम जागरूक करते हैं, हेल्थ के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, कंसेंट के बारे में, ड्रग्स के बारे में, इंटरकोर्स, STI, सेक्सुअलिटी, इन सारी चीज़ों की शिक्षा मोटे मोटे तौर पर दी जाती है। हम बात करते हैं कास्ट एंड जेंडर को लेकर के। तो हमारे यहाँ पर किस प्रकार से जातिगत भेदभाव चलता है, साथ ही साथ में लैंगिक आधार पर भी भेदभाव हमारे यहाँ पर आज भी मौजूद है। हमारी सोसाइटी में आज भी कुछ कुछ चीज़ें मौजूद हैं। सोशल क्लीवेजेस मतलब सामाजिक रूप से हमें कुछ दरार, कुछ गैप दिखाई देता है। ये दोनों चीज़ें जब इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, ये दोनों क्रॉस करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से समाज में, देश में एक गलत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्रलय वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो यंग एडल्ट हों, चाहे वो इंडियन स्कूल हो, चाहे वो इंडियन कॉलेजेस हो। यहीं पर बोला जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बहुत सारी फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में, कास्ट कन्फ्लिक्ट को लेकर के जातिगत भेदभाव होता है, दो जातियों में आपस विवाद हो रहा है, ठीक है, जातिगत हायरार्की आपको देखने को मिलती है कि एक जाति दूसरी जाति को दबाने की कोशिश करती है, और ये चीज़ यंग में लोगों में भी हम देखते हैं। तो यंग बच्चों को हमें बताना है कि जाति भले ही आपकी ऊपर नीचे कुछ भी है, लेकिन इंसान यहाँ पर सब बराबर है। इसी को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। इसी के साथ ही साथ में जो कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप्स है एडोलसेंट या फिर यंग एडल्ट्स में, अलग अलग डिफरेंट कास्ट में हमको दिखाई देता है, और ये लोग क्रिमिनल पेनाल्टी एंड एक्शन को फेस कर रहे हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि दो चीज़ की बात करी गई है, एक तो कास्ट की और दूसरी बात यहाँ पर करी गई है किसकी, जेंडर की। वहीं यदि हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, जो कि सोशल चेंज को बोलता है, सेक्सुअलिटी के बारे में बताता है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। इसके लिए हमें
ट्रेनिंग करना पड़ेगा बच्चों को, यंग माइंड्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हमें बताना है, उनको समझाना है, ताकि वो एड्रेस कर सकें इस प्रकार के इश्यूज़ को और क्रिएट करेंगे हेल्थी सोसाइटी को। डेमोक्रेसी के लिए किस प्रकार की एजुकेशन की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं ना, वो अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन समाज का जो लेवल आज के समय में चल रहा है, एक जाति दूसरी जाति को दबाने का काम कर रही है। ऐसी कंडीशन में वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि इक्वल राइट प्रोवाइड करता है एवरीवन को। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो पावरफुल जाति के लोग हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं वीक पर्सन की तरफ में। अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो दबाए हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, दबी हुई जातियां हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है, जैसे भारतीय प्रजातंत्र की बात करें तो ये इनकरेज करती है, इस्टेब्लिश करती है कुछ अफर्मेटिव एक्शन, कहती है कि आप कुछ अफर्मेटिव एक्शन लीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करिए डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ की तरफ में। यहाँ तक कि यदि आप कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो उसको सरकार क्रिमिनलाइज करने का काम करती है। लेकिन रियल वाली बात यह है, इसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है डिस्टेब्लिशिंग अनइक्वल सोशल कोड्स। इसके माध्यम से आप जो अनइक्वल सोशल कोड चल रहा है उसको आप ख़त्म नहीं कर पाए हैं, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। अब स्टेट को एज ए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यदि देखें तो ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को, एंड दस मेक्स द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। और यहाँ पर वो रियलाइज़ नहीं कर पाता है जो डिप्रेस्ड पर्सन, डिप्रेस्ड जाति के लोग फील करते हैं। वहीं यदि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो सिटीजनशिप का आइडिया रहता है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है और आप भारत के नागरिक हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आप में कुछ सहानुभूति होना चाहिए, आप दूसरे के जीवन को समझेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ किसी की खुद की लाइफ के बारे में भी आप थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएंगे। यहाँ पर यदि हम जो है इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं, सहानुभूति पूर्ण जो फीलिंग्स रहती है उसको यदि हम अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं अदर्स लोगों को मॉडर्न सोसाइटी में, इसके हम कई सारे पार्ट्स कर सकते हैं। और यही हमारे लिए एक आशा है जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिंदा रहेंगे। संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और अन्य संस्थाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एजुकेशन को लेकर के बोला जा रहा है कि भाई किस प्रकार का एजुकेशन हमें देना है और क्या क्या बेनिफिट इससे हो सकते हैं। एजुकेशन के माध्यम से थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होना चाहिए बच्चों में, जैसे कि जीवन के बारे में, बिलीव्स के बारे में, फेथ के बारे में, एंड हाउ दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ अदर। मुझे जीवन के बारे में, जीवन की क्या बिलीफ है, मान्यताएं हैं, क्या फेथ है, इनके बारे में यदि मुझे पढ़ाया जा रहा है और इनका असर दूसरे लोगों पर क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यदि मुझे किसी से कोई नॉलेज लेना है तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, अपने दोस्त से पूछता हूँ। घर में यदि मैं सबसे खुले तौर पर पेश आता हूँ, हो सकता है घर में कोई ऐसा सदस्य मौजूद है जिसको मैं सारी बातें बता देता हूँ, सबसे पहले मैं उसी से पूछता हूँ। इस प्रकार से ज्ञान का जो चैनल है ना, वो यहाँ से चालू हो रहा है। लेकिन यही चीज़ यदि मुझे स्कूल में, कॉलेज में परफेक्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी तो यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ज़्यादातर जो चिल्ड्रन रहते हैं वो अपने एल्डर्स की सहायता लेते हैं किसी भी मामले में यदि उनको नॉलेज चाहिए तो, और इस मामले में उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, उनके बड़े भाई हैं, बड़ी सिस्टर हैं, बच्चों को काफ़ी कंफर्टेबल रखते हैं, कंफर्टेबल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और ऐसा उनको समझा देते हैं कि वो भी किसी को समझा सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें।
आगे बताया जा रहा है, इसके विपरीत में हमें इस प्रकार से टीच करना है उनको कि वो सेल्फ हेल्प कर सकें। एंड एट द सेम टाइम सीकिंग हेल्प इज़ नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं तो वो उनकी कोई कमजोरी है या फिर वो अपने आप में कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। वी आर ऑल वल्नरेबल इन मोर देन वन वे। एक ही प्रकार से नहीं, हम बहुत सारे तरीक़ों से कमज़ोर हैं। एक ही रास्ते में हम नहीं हैं, बहुत सारे क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, हम हमारी कमज़ोरी को पहचानें, अनिवार्य रूप से हमें पहचानना है और मदद मांगने में हमें शर्म नहीं करना है। मदद करना एक जिम्मेदारी है, ये हमें अधिक मानवीय और मिलनसार बनाने का काम करती है। जैसे ही बच्चा एडोलसेंस में प्रवेश करता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उसको एजुकेशन प्रभावित करती है। जब कोई बच्चा युवा होता है, किशोर अवस्था में एंटर करता है, उस समय में वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करता है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी फिज़िकल कमजोरी हो जाती है। शारीरिक रूप से कहना चाहिए वो थोड़ा सा वल्नरेबल रहता है, किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। साथ ही साथ में वो सोशल और इकोनॉमिक तरीके से भी काफ़ी प्रकार से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए एजुकेशन क्या काम करेगी, आपके माइंड की जो टेंडेंसी हैं, जो कि हमारे माइंड में पैदा हो रही हैं, जो कि कंट्रोल कर रही है अदर को। जैसे कि परिवार में आपके यहाँ पर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, किशोर अवस्था में वो एंटर कर रहा है, तो नॉर्मली हमारा माइंड ऐसा चलता है कि किसी को भी कंट्रोल करके चलो। जैसे कि घरों में वाइफ के ऊपर कंट्रोल करना हो, लड़कियों के ऊपर कंट्रोल करना हो, लड़कों के ऊपर कंट्रोल करना हो, तो ये हमारे माइंड में टेंडेंसी चलती है। पार्टिकुलरली वुमेन के प्रति और वीक लोगों के प्रति हमारे मन में यही टेंडेंसी रहती है। तो इसको चेंज करना है शिक्षा के माध्यम से। इस प्रकार से बच्चों के मन में हमें करुणा, कंपेशन पैदा करना है एंड सपोर्टिंग क्रिटिकल वॉइस पैदा करना है कमज़ोर लोगों के प्रति। अब एजुकेशन की जो शुरुआत है घर से ही हो जाती है। साथ ही साथ में जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है अमूर्त, जिसको आपने देखा नहीं है। एक्टिव लर्निंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनकी शुरुआत स्कूल में होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग की शुरुआत कहाँ पर? स्कूल में होगी। ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स की यदि हम बात करें, ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के माध्यम से एक्टिव लर्निंग सिखाया जाता है, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं मेंटल कन्फाइंस ऑफ आइडियोलॉजी से कभी दूर सोचने की कोशिश करते हैं। और यदि हमने किसी को ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बताया है, ठीक है, इंसानियत के बारे में समझाया है, मानवता के बारे में बताया है, तो इसके माध्यम से ऐसे आइडिया को आप एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ में अल्टरनेटिव आइडिया को भी सर्च करने का आप काम करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, लोगों की थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट यदि हो जाए, हमारी सोसाइटी में कई प्रकार के आइडियाज़ चलते हैं और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी हमको देखने को मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें स्कूल से ही चालू हो जाती हैं। इम्बीबेड मतलब सीखे गए। ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ और बोल रहे हैं, स्कूल में कुछ और बोल रहे हैं, इसी को ही बोला जा रहा है कि थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 7वें नंबर में बोला जा रहा है ट्रेनिंग की ज़रूरत है लॉजिकल रीजनिंग में एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। इसके माध्यम से लाइफ का विज़न तैयार हो जाता है इन ए डेमोक्रेसी। और ये जो चीज़ रहेगी, ये पूरी तरह से रीजनेबल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं सिटीजन्स के बीच में, जो कि अलग अलग रिलीजन के हैं, कल्चर, वेल्थ, क्लास, फिजिकल एम्पावरमेंट, जेंडर एंड सेक्सुअलिटीज़। एम्पावरमेंट मतलब होता है कमजोरी। टीचर्स की बात करें, टीचर्स कैसे करके समाज में बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव और जो लैंगिक शिक्षा है उसको वो बढ़ावा दें।
ये सोशल जस्टिस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में टीचर लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सोशल जस्टिस एजुकेशन को कि भाई ये बहुत ज़रूरी है यदि डेमोक्रेसी अच्छी तरह से काम करेगी तो। अब टीचर कहीं पर अब्सेंटिज़म जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, टीचर स्कूल में अनुपस्थित हैं, टीचर नहीं हैं, टीचर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद यदि आप चिल्ड्रन को ब्लेम करते हैं लैक ऑफ लर्निंग पोटेंशियल को, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन एंड फिजिकली अब्यूजिंग देम आर ऑल आउटकम ऑफ लैक ऑफ फेथ इन सोशल जस्टिस एजुकेशन। सोशल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो एक तो ऐसे टीचरों की कमी है। दूसरे नंबर की बात यह है, आप बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों के पास लर्निंग की पोटेंशियल मौजूद नहीं है, बच्चों को डिस्करेज किया जा रहा है, साथ ही साथ फिज़िकली तौर पर उनका एब्यूज़मेंट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं यदि सोशल जस्टिस एजुकेशन आप उनको नहीं देते हैं। यदि कोई शिक्षक ये रियलाइज़ करता है कि वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन में भरोसा रखता है, इसका मतलब ये है टीचर बढ़िया तरीके से आपको सुटेबल पेडागोजी ला के देगा। पेडागोजी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शिक्षा शास्त्र। और ये लोगों को सोशल जस्टिस पढ़ाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी एक प्रकार से वर्कशॉप है एंड द एकेडमिक मटेरियल द गाइडिंग पाथ, क्योंकि सोसाइटी वर्कशॉप भी है, एकेडमिक मटेरियल भी है एंड गाइडिंग पैथ के रूप में भी काम करेगा। अब हम बात करते हैं यौन शिक्षा को लेकर के। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है सोशल जस्टिस एजुकेशन सिस्टम का कि हमें प्रोवाइड करना है नॉलेज, हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट। जैसे कि शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन एक ऐसे विकास की बात कर रहे हैं जो एकदम परफेक्ट तरीके से सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है। सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको जागरूक करना है। यदि हम बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन देते हैं तो हम बच्चों को प्रिपेयर कर पाते हैं कि भाई आप जेंडर आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट करिए, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसका रिस्पेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि यदि किसी के साथ में किसी का रिलेशनशिप है तो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया या फिर मारपीट चालू हो गया या फिर और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। अब इस प्रकार की जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या पहलू हो सकते हैं। इसके एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, आपस में सहमति से यदि संबंध बनाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ में जो पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएं जो निर्धारित करी गई हैं पर्सनल रिलेशनशिप में, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। साथ ही साथ में किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके। हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया था कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें बोला गया है कि बच्चों का ये अधिकार है कि वो एक्सेस कर पाएँ सेक्सुअल एजुकेशन को एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस को, ये उनका अधिकार है, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है। अब जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस एजुकेशन में यौन शिक्षा भी शामिल होना चाहिए। बहुत सारी रिसर्च ऐसी सामने आई हैं जिसके माध्यम से पता चला है कि सेक्सुअल एजुकेशन के माध्यम से जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके टाइम को आप डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार जो संबंध बनाए जाते हैं उसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है यदि इस प्रकार की यौन शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कम करने का काम किया जाता है एजुकेशन के माध्यम से। साथ ही साथ में सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं होगा, रिस्की सेक्सुअल जो बिहेवियर है वो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, सेक्सुअल एजुकेशन के माध्यम से। इसके साथ ही साथ में हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करके, स्टूडेंट लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करके
ये कह सकते हैं कि आप सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को देखिए, रिस्पेक्ट करिए, इसके लिए लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये वाला जो पर्सपेक्टिव होता है, इट हैज़ ए सोशल जस्टिस कंटेंट एज बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्रीट ईच अदर विथ रिस्पेक्ट एंड आल्सो डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर जेंडर आइडेंटिटीज़। लड़की का सम्मान, लड़के का सम्मान, साथ ही साथ में अदर जो LGBTQA+ समुदाय है, ठीक है, जैसे किन्नर वगैरह होते हैं और भी जो अन्य समलैंगिक जोड़े होते हैं, उनका हमें सब सम्मान करना है। ये चीज़ हम यहाँ से सीखते हैं। अब बोला जा रहा है कि हमें सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल जस्टिस एजुकेशन हो, सेक्सुअल एजुकेशन हो, सब जगह हमें स्ट्रॉन्ग इम्प्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट से। इम्प्यूट्स मतलब होता है प्रोत्साहन। तो जैसे कि आप क्वेश्चन खड़े करते हैं कास्ट सिस्टम को लेकर के, सोशल हायरार्की सिस्टम को लेकर के, तो ये चीज़ सोशल जस्टिस एजुकेशन के माध्यम से संभव हो जाती है। तो जो यौन एजुकेशन है, यहाँ पर बोला जा रहा है चिल्ड्रन आर गिवन ए पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेशनशिप स्टीरियोटाइप गार्ड अगेंस्ट एब्यूसिव एंड रिस्की सेक्सुअल रिलेशन। तो बार बार यदि देखा जाए यही सारी चीज़ें यहाँ पर दोहराई जाती हैं। अब चूंकि जो यौन शिक्षा होती है ये एक स्मॉल पार्ट में रहती है जनरल स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में, इसलिए जो सेक्सुअल एजुकेशन है बहुत कम ही इंडियन स्कूल में पढ़ाई जाती है। आगे एक कानून देखेंगे, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटजी, ARSH 2005 का कानून है। इसके साथ ही साथ में नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण और RKSK हैं। दो रिसेंटली आपको कुछ योजनाएं देखने को मिलेंगी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बच्चे जब जो हैं एडोलसेंट को प्राप्त करने वाले हैं, उस किशोर अवस्था में पहुंचने वाले हैं, उस समय में उनकी जो उत्सुकता है इस प्रकार की एजुकेशन को लेकर के वो बढ़ जाती है। यौन शिक्षा के बारे में ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जानेंगे, इसीलिए कहते हैं कि उनको सही जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में पॉक्सो एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें बोला जा रहा है जैसे कि लड़की यदि 18 साल से कम उम्र की है, एक लड़का और लड़की स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस दौरान दोस्ती होती है, प्यार होता है और आगे वो और भी रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और यदि ये दोनों संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के इनके ऊपर उनकी फैमिली वाले या फिर कोई और व्यक्ति यदि केस दर्ज कर देते हैं तो लड़के के ऊपर रेप का केस बन जाता है। इसके ऊपर भी कोर्ट ने काफ़ी डिबेट किया है। कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर बच्चे को बरी कर दिया जाता, लड़के को बरी कर दिया जाता, लड़की बोल देती है कि ये मेरी सहमति से हुआ है, इसलिए इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट आया था वो बोल रहा है लड़की की यदि एज 18 साल से कम की है और उसकी सहमति होने के बावजूद भी संबंध बनाए जाते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में आएंगे। तो ये इसके ऊपर भी अभी काफ़ी चर्चा चल रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि करिकुलम के डिज़ाइन में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, टीचिंग की सहायता में कोई कमी नहीं होना चाहिए, पेडागॉजी के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। यदि हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करें, बहुत सारी जो इंटरनेशनल एंड नेशनल संस्थाएं बनाई गई हैं उन्होंने इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है, रीडिंग का मटेरियल निर्धारित कर दिया है, ठीक है, और टीचिंग की सहायता ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सेक्सुअल एजुकेशन को एज ए कंपलसरी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। अब कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इंस्टीट्यूट किया है, एक कमेटी का गठन किया है। यहाँ पर जस्टिस के चंद्रू
चेयरपर्सन बनाए गए। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि हम क्या क्या मेजरमेंट ले सकते हैं जिसके माध्यम से जो डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड है कास्ट को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशंस और भेदभाव हो रहा है उसको कम करेंगे। कमिटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कम करेंगे स्कूल एंड कॉलेजेस में। लेकिन जो अदर स्टेट है ना, वो इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे टाइम में हम ऐसे देखे हैं कि कास्ट के क्लासेस होते हैं, जातिगत हिंसा होती हैं, ठीक है, एक जाति वाला दूसरे जाति वाले से दोस्ती कर ले रहा है, लड़का लड़की, तो यहाँ पर भी क्लासेस होने की संभावना हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर के हैं। महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रामीण लेवल पर, ठीक है। एक गांव की हम बात कर रहे हैं, गांव से लेकर के तहसील, ठीक है, तहसील से लेकर के आप जाएं जिला लेवल पर, ठीक है, जिला लेवल पर इसके बाद संभाग हो जाता है, संभाग के ऊपर आ जाता है राज्य, राज्य के ऊपर आ जाता है फिर केंद्र। प्रत्येक लेवल पर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में कितनी है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यदि गांव में चुनाव होता है, बहुत सारे गांवों को यदि हम मिला करके देखें तो कितने गांव में कितनी महिला सरपंच है? एग्जाम्पल के तौर पर एक जगह आदमी है, दूसरी जगह आदमी, तीसरी जगह वुमेन खड़ी हुई है, चौथी जगह में भी वुमेन है, पांचवी जगह में फिर से मैन है। इसका मतलब ये हो गया पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है यदि सरपंच वाली पोस्ट को देखें। ठीक इसी प्रकार से विधायक, सांसद, इनके ऊपर भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में रिजर्वेशन की बात चल रही थी कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब एससी और एससी एसटी वाली जो महिलाएं हैं इनको 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? जब अगली जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगी, तब उनको ये लाभ मिल पाएगा। और ये भी जो है लाइफ टाइम के लिए नहीं किया गया है, कुछ सालों के लिए ये स्कीम चलेगी, ऐसा सरकार का कहना है। कुछ वुमेन कैंडिडेट ही ऐसी हैं असेंबली इलेक्शंस में। Even after a law was enacted this year is reflection of lack of political commitment in ensuring greater women's empowerment। इसी साल में एक कानून आया है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे महिलाओं की जो भागीदारी है विधानसभा के चुनाव में वो बहुत कम रही है, बहुत कम महिलाएं खड़ी हो पाई हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महिलाओं का कैसा है, क्या चीज़ है और कैसे कैसे करके ये आ सकता है? किसी भी देश में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है महिलाओं का, वो जनरली पॉसिबल है 2 रूट के माध्यम से। पहले नंबर की बात है कि हम महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर देते हैं कानून बना करके। सेकंड नंबर की बात यह है हम कुछ प्रोविज़न ला देते हैं फॉर कोटास फॉर वुमेन कैंडिडेट। महिला कैंडिडेट के लिए कुछ प्रोविज़न कर देते हैं कि महिला कोटा के लिए ये सारी चीज़ें होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं का कोटा इतना रहेगा यदि जब भी किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है। वहीं अदर कंट्रीज़ की बात करें, अदर जगह आपको अदर सिस्टम देखने को मिल जाएगा जहां पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखने को मिलता है महिलाओं का। जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव रूट के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के देखा जाए ये लोग काफ़ी जो रिप्रेजेंटेशन है इनका, इन्होंने ये वाली जो मेथड चुनी थी ना, और इसके माध्यम से ये लोग बेहतर काम कर पा रहे हैं, बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं उनके विधानसभा में, उनके संसद में महिलाओं को। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करें, 17% सीट रिजर्व कर दी गई हैं महिलाओं के लिए इनकी नेशनल असेंबली में। बांग्लादेश में 350 सीट में से 50 सीट महिलाओं की रहेंगी इसके जातीय संसद में। नेपाल की बात करें 33% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं के लिए।
अच्छी बात यह है यदि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है नंबर ऑफ वुमेन लेजिस्लेटर बीइंग इलेक्टेड क्रॉसिंग द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन विच इज़ ए साइन ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन ए वन वे। न केवल 33% से कहीं ज़्यादा महिलाएं यदि चुन कर के आ रही हैं तो इसका मतलब ये है अच्छा काम हो रहा है इस सेक्टर में। वर्ल्ड की बात करेंगे और इंडिया का क्या हाल चाल चल रहा है यहाँ पर इसकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है कि हम इनके लिए कोटा लेकर के आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वायरमेंट रहती है कि आप जो है सर्टेन परसेंटेज स्थापित कर दीजिए महिलाओं के लिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कहता है 38, कनाडा बोल रहा है 31, साउथ अफ्रीका 45, स्वीडन जैसी कंट्री बेहतर रिजर्वेशन दे रही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेजिस्लेटिव बैक्ड कोटा नहीं है उनके पार्लियामेंट में, फिर भी इस प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा महिलाएं पर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में काम कर रही हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। ऑस्ट्रेलिया 38, कनाडा 31, साउथ अफ्रीका 45, स्वीडन 46%। यहाँ पर कानूनी तौर पर कोई कोटा लागू नहीं है, फिर भी ये लोग रिजर्वेशन इतना दे रहे हैं। तो ये क्लियर एविडेंस हो गया है कि कोटा अकेला ही एक रास्ता नहीं है वुमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। एक और रूट है रिजर्वेशन का पार्टी के बीच में ही कि आप जो है टिकट दीजिए इनको। ये भी उतना ही इफ़ेक्टिव रहता है महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। महिलाओं में पॉलिटिकल भागीदारी को लेकर के जो विवाद है काफ़ी लंबे से चले आ रहा है। फैक्ट वाली बात यह है जो बिल हम लाए हैं 33% सीट रिज़र्व करेंगे महिलाओं के लिए, इसको पास कर दिया गया था अपर हाउस में 9 मार्च 2010 को, लेकिन ये कभी लोअर हाउस में नहीं पास हो पाया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के टाइम में, उस टाइम में, क्योंकि ये मेजॉरिटी में नहीं हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आप देखते हैं 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया था और यहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन इंश्योर किया गया है। इस साल का असेंबली इलेक्शन कैसा रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि ये एक वेलकम स्टेप है महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर के। लेकिन टिकट के पैटर्न को देखें, टिकट पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को देखें रिसेंटली जो कि असेंबली इलेक्शन में हुआ है, वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि ठीक उसी प्रकार का कमिटमेंट किया गया है वुमेन्स के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर के। इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं कुछ असेंबली इलेक्शंस को, ठीक है, जो कि सजेस्ट करता है पॉलिटिकल पार्टी बहुत हार्ड तरीके से, बहुत ही कम ऐसा है कि वो कोई प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दें, इवन एज ए साइन ऑफ गेस्चर। एक एनालिसिस किया गया है नंबर ऑफ टिकट्स गिवन बाय बोथ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज टू वुमेन कैंडिडेट। वो सजेस्ट करता है मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, 230 सीट हैं, बोथ भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस फील्डेड 24 एंड 27 वुमेन कैंडिडेट। 230 की कैपेसिटी है, बीजेपी ने 24 सीट दिया, कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट जारी किया है। यदि हम 2018 के इलेक्शन से इसकी तुलना करें तो जब ये रिजर्वेशन बिल पारित हो चुका था इलेक्शन के पहले, दे हैव फील्डेड वुमेन इन 28 एंड 30 सीट। उस समय पहले आप देखेंगे 28 और 30 सीट हुआ करती थी, और लेकिन बाद में आप देखेंगे रिजर्वेशन बिल पास हो गया, फिर भी इनको सीटें नहीं मिल पा रही। तेलंगाना की बात करें 119 टोटल सीट है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्र समिति, जिसको तेलंगाना राष्ट्र समिति बोला जा रहा है, ठीक है, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें तो लगभग 10, 8 एंड 4 महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया है 2018 के इलेक्शंस में। वहीं करंट इलेक्शंस की बात करें, इनके जो नंबर हैं 10, 11 एंड 18 हैं, मतलब करंट में थोड़ा सा बढ़ा है।
वहीं यदि हम सभी 5 स्टेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 15% भी टिकट नहीं दे पाई है वुमेन कैंडिडेट को, फार लेस देन द मैंडेटेड 33%। जबकि 33% आप बोल रहे हैं और आप 15% भी टिकट नहीं दे रहे हैं महिलाओं को, तो ये कंडीशन हमारे राज्यों की चल रही है। इसके बाद समरी में ये बोला जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ले आई है। ये सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है एससी और एसटी की महिलाओं को। लेकिन इसको आप 2026 में लागू करोगे तो क्या मतलब का ये रिजर्वेशन? आज ये 2023 चल रहा है और ये चीज़ परिसीमन के बाद ही हो पाएगी, जनगणना के बाद ही हो पाएगी। तो रिजर्वेशन केवल कागज़ में ही अच्छा दिखाई दे रहा है, रियल में नहीं। टीएमसी जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं सफलतापूर्वक अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं, चुनावी लड़ाई जीत रही हैं। सवाल ये उठता है कि इन विधानसभा चुनावों के दौरान नेशनल और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, पार्टियां हैं, अपनी महिला कैंडिडेट की संख्या बढ़ाकर के महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? कानून बनने के बाद भी महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में टिकट नहीं मिलना महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता के बारे में कोई सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा है। कानून 2029 तक लागू होगा। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। 6 साल बाद ये कानून आप लागू करोगे। तुरंत फायदा आप देना नहीं चाहते जब तक आप सरकार सत्ता में हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ। तो जो पहली न्यूज़ देखने वाले हैं वो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप को बताती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं गुरपतवंत सिंह पन्नून, गुरपतवंत सिंह पन्नून, इनकी हत्या कर दी गई है और इसके लिए अमेरिका का सहारा लिया गया है। सहारा का मतलब ये है, एक प्रकार से ग्राउंड का काम किया है अमेरिका ने। वहाँ जाकर के प्लानिंग तैयार हुई या फिर जो कुछ भी हुआ है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि इंडियंस लोगों ने ही ये काम किया है। अब इंडिया की तरफ से जवाब आया है कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, हम एक पैनल का गठन करेंगे। जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि हम एक प्लॉट तैयार किया गया है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपंत सिंह पन्नून को, इसके लिए यूएस सॉइल का इस्तेमाल किया गया है। पैनल इन सारी चीज़ों की जांच करने वाला है कि ये जो नेक्सस हुआ, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, गन रनर्स हैं, टेररिस्ट हैं एंड अदर्स लोग हैं, उनके सारी की सारी जानकारी वो जुटाएंगे। यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्या बोला है? वो बोल रहा है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ऑपरेटिव का, इसमें इंक्लूडिंग है एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल का भी। इस प्रकार का जो इंडिकेटमेंट आया अमेरिका की ऑथोरिटीज़ के द्वारा ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग इंडियन वांटेड क्रिमिनल निखिल गुप्ता, नाउ अंडर अरेस्ट फॉर एडवांस पे ऑफ $15,000 फॉर हिटमैन। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है उसमें बताया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में जो COP28 का आयोजन किया जाना है या फिर चल रहा है, इसमें जो यहाँ के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो ऑयल और गैस कंपनियाँ हैं उन्होंने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2050 तक। मतलब हम उतना ही कार्बन उत्सर्जन करेंगे जितना कि हम सोख सकते हैं। बहुत सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम नेट जीरो को अचीव कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2050 तक। ये बात कही गई है 28वें नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। प्रेसिडेंट डेसिग्नेट सुल्तान अल जबेर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बोला है वेडनेसडे के दिन। अभी हाल फिलहाल में 2 वीक का लंबा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट का आयोजन किया जाना है, जो कि थर्सडे के दिन से चालू हो गया है। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से किसी का नाम नहीं लिया है उन ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम इस माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे।
पहली बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज जो कि नेट ज़ीरो को अचीव करने में लगी हुई हैं, ये प्राप्त कर लेंगी टारगेट को 2050 तक, एंड नेट ज़ीरो मेथेन टारगेट ये 2030 तक हासिल कर लेंगे। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि ऑयल एंड जो गैस फर्म हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं यदि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, उनका कहना है कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के चलते चलते लगभग 15% ऑफ टोटल एनर्जी रिलेटेड एमिशन हो रहा है ग्लोबली। इसका मतलब ये है टोटल इतना गैस का एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इनकी जो हिस्सेदारी है, इनकी हिस्सेदारी 15% है। ऐसा कौन कह रहा है? ये कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज। ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के चलते चलते 15% का ग्लोबली एमिशन हो रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं 5.1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ऑयल एंड गैस के ऑपरेशन से, मतलब कामकाज करने से।